नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का यह अंतिम बजट कल से शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि 15 तारीख से शुरू होने वाले इस बजट में सरकार लेखानुदान बजट पेश कर सकती है, जिसके लिए आने वाले 2022 चुनाव से पहले महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू करने के लिए यह बजट पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह अंतिम बजट हो। लेखानुदान बजट में तमाम ऐसे बजट के प्रावधान है जिसमें कि आने वाले 2022 चुनाव के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए सरकार भारी भरकम बजट पेश कर सकती है। गौरतलब है कि इस बजट सत्र को देखते हुए विपक्ष ने भी हंगामेदार होने की पूरे आसार हैं और विपक्ष ने अपने मुद्दों को तैयार कर लिया है। आज बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सर्व कमेटी की बैठक की गई है। हालांकि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस तरह से बनारस में बाकायदे प्रधानमंत्री और साथ में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में बैठक चल रही है और देर शाम प्रधानमंत्री वहां से रवाना होंगे। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के न शामिल होने पर इस बैठक में बाकायदे सर्वदलीय के जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें, उत्तराखंड के दौरे पे जा रहे हैं, सैनिकों की याद अब आ रही है कांग्रेस को, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी जाना और सम्मेलन करना ये उनका अपना पार्टी का काम, लेकिन जहाँ तक सैनिकों के सम्मान की यदि मैं बात करूँ तो चुनाव सन्निकट है इसलिए याद आ रही है। 60 दशक राज किया, तब सैनिकों को किस तरह सम्मान दिया। कारगिल का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तब लोगों ने समझा कि सैनिकों का सम्मान किस तरह होता है। जब सैनिक अपने को बॉर्डर पे बर्फीली चोटियों पे गलाता था, शहीद हो जाता था, कांग्रेस के समय एक पोटली घर पे आती थी, मालूम नहीं किसकी राख है, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय सशरीर सैनिकों के पूरी तरह सम्मान ही नहीं तो उनका दाह संस्कार भी तोपों के साथ में हुआ, और यही नहीं तो उनके परिवारजनों की भी चिंता की कि कहीं वो बुरी स्थिति में न रहें। यह उस समय अटल जी ने किया था और तब से सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, जिस तरह सैनिक हाथ में हाथ धरे रहता था, पत्थरबाजियां होती रहती थी, वो दिल्ली की तरफ देखता था सैनिक, लेकिन वो किसी तरह फ्री नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको हैंड फ्री किया, तब से आतंकवादी ढेर होते रहे, पत्थरबाजी बंद होती रही। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अटल जी ने किया सैनिकों का सम्मान। तो ये कहने से नहीं होगा, सम्मेलन करने से नहीं होगा, और केवल चुनाव समय आपको याद आ रहा। सर, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं के पलायन के मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि पहले क्यों किसी को याद नहीं आई, अब चुनाव है इसलिए सब तरह की बातें आएगी। यदि महिलाओं के सम्मान की बात करें तो हमने महिलाओं को सम्मान देने का काम हमने जिस तरह किया शायद किसी ने किया, चाहे पार्टी से हो, चाहे अदर्स हो, चाहे आपका पंचायतों में रिजर्वेशन से लेकर वो 50% रिजर्वेशन ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। महिलाओं का सम्मान हर जगह करने किया है, तो केवल कहने से नहीं होगा। और यदि प्लान की बात करो तो हमने अस्थायी रोजगार देने की बात की है। हमने इतना चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि शायद है कि कभी हुआ नहीं होगा, लोगों ने भी सोचा नहीं होगा। ट्रेन तक पहाड़ों में चल रही है, ऑल वेदर रोड है, भारतमाला रोड है, नेशनल हाईवे है, पूरी तरह पट गया है और इतना काम हुआ है। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन पहुंचा है, तो क्या नहीं हुआ। तो बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, चुनाव का समय है, इसीलिए उनको पहाड़ों की और उत्तराखंड की याद आ रही है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। ऑल वेदर परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और 2 लेन का हाईवे बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है।
लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद 11 नवंबर को तमाम पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और आज हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक अदालत में सुरक्षा संसाधनों को समीक्षा करना और उनकी जो ज़रूरत है उसको समझ पाना ये न्यायिक अदालत का काम नहीं है और वो समीक्षा कर भी नहीं सकती है। ऐसे में तमाम जो पिटिशनर्स के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था कि इसके पीछे केंद्र सरकार का धार्मिक भाव छिपा हुआ है, वो धार्मिक भाव से चुनाव में लोगों को लुभाना चाहती है। और अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो ये जो हाईवे परियोजना है इसका लाभ सेनाओं को नहीं, पहाड़ हैं वो भी कमजोर होंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, ये तमाम पिटिशनर्स द्वारा लगातार दावा किया जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया कि जिस प्रकार से लगातार सुरक्षा के मद्देनजर जो बॉर्डर्स पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, चीन जिस प्रकार से मजबूत बॉर्डर्स पर हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने सुरक्षा की तैनाती की है, ऐसे में भारत काफ़ी कमज़ोर है और भारत को भी लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा और बॉर्डर्स पर अपने सशस्त्र बलों की जो डेप्यूटेशन है वो करनी होगी, जो कि हम काफ़ी कमज़ोर हैं। और तमाम जो मिसाइल्स हैं उन्हें सड़क मार्ग के द्वारा ही वहाँ पहुँचाया जाएगा। और जब हमारे पास 4 धाम को कनेक्ट करने के लिए परियोजना है तो उसकी चौड़ाई क्यों न की जाए, ये तमाम तर्क था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दर्ज कराई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय का कोई दुर्व्यवहार और दुर्भाव इस परियोजना के पीछे नहीं है, बल्कि रक्षा मंत्रालय को फ्री हैंड है कि सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी फैसला उन्हें लगता है, कोई भी ज़रूरत उन्हें लगती है तो उसके मद्देनजर काम कर सकते हैं। और इस परियोजना के बाद हमारी सेनाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और सशस्त्र बल जो हैं वो हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क को ज़रूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो पाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। साथ हैं आरजेडी सांसद मनोज झा जी। मनोज जी, किस तरीके से देखते हैं, पहले आप ये निलंबित सांसद वहां बैठे थे और आज यहां तक मर्ज किया? देखिए, सीधी सी बात है, एक संदेश देने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान को अहंकार त्यागिए, गुरूर त्यागिए, सीधे से आइए और संसदीय लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपराओं को बहाल करिए, क्योंकि आपका अहंकार और आपके गुरूर सबसे बड़े आपके शत्रु हैं। लेकिन सरकार कह रही है हम तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं ना, आपको क्या कहने की जरूरत है, कैसे बिल पास होते हैं 7 से 9 मिनट में। तो बिल्कुल मनोज झा जी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है भाग रही है और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आगामी 28 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा आयोजित होने थी, लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। और वजह क्या है बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी। भाई, जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अब अचानक से 24 घंटे में क्या हुआ, इसके लिए आपने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अब ये कार्यक्रम कब होगा, किस तरीके से ये? सबसे पहले कि ये कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। 28 तारीख का जो स्थापना दिन था वो उपलक्ष्य में मैंने ये सोचा था, राहुल जी अगर आते हैं शिवाजी पार्क में संबोधित करते तो कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह था, आपने देखा भी। पर हमारा उत्साह मुंबई के स्वास्थ्य को अगर कहीं न कहीं क्षति पहुंचता है तो वो सही नहीं होगा। 3 दिन पहले जब मैंने कोर्ट में जाने का फैसला किया तभी ओमिक्रॉन के केसेस इतने मुंबई में या महाराष्ट्र में नहीं थे। आपको पता होगा राज्य की सरकार ने जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी 10 बजे का टाइम 8 बजे का किया है। कल ये भी है कैबिनेट है, हो सकता है कि और भी उसमें कुछ निर्णय हो। तो मुझे इस बात की चिंता है मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते, और मेरे पार्टी को भी ये चिंता है कि भाई हमारी तो ये रैली होगी, किसी भी हालत में ये रैली होगी, 28 को नहीं होगी, आगे होगी और बीएमसी के चुनाव के पहले होगी, दैट इज फॉर श्योर। बट इस वक्त ध्यान हमारा सारा ये मुंबई के लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको लेके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमने इसको पोस्टपोन किया। आपने ओमिक्रॉन का चर्चा की, ओमिक्रॉन के बारे में बात की, तो राज्य सरकार ने तो, महाराष्ट्र की जो सरकार ने तो परमिशन तो दी नहीं थी, फिर आपने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रविवार के दिन राजस्थान में आप खुद गए थे, राहुल गांधी की रैली थी, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पे आए थे, आप खुद गए थे। कोरोना तो, ओमिक्रॉन तो पूरे देश भर में, आपको नहीं लगता है कि वहाँ आपकी एक ही पार्टी की सरकार है, यहाँ 3 पार्टी की सरकार है? थोड़ा एक बात ऐसा है कि राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेके इतने केसेस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 8 मामले हैं हमारे यहाँ 18 मामले तो कल ही हुए थे, आज भी
ये रैली हुई थी रविवार को, संडे को हुई थी। तो उस वक्त इसको लेके कंसर्न तो सबका है, क्योंकि ओमिक्रॉन सिर्फ मुंबई में, राजस्थान में, अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में। तो वहाँ उन्होंने शायद आपको अगर याद होगा, कोरोना को भी सबसे पहले अच्छी तरह से हैंडल करने का काम राजस्थान सरकार ने किया था, अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया था। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। और फिर महाराष्ट्र ने उसको ये किया, तो उनका कंसर्न भी था, बट मेरे ख्याल से उन्होंने इसको असेस करके ही ये निर्णय लिया होगा फॉर श्योर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के भाई जगताप, जिस तरह उन्होंने बताया कि अब अगले साल यानी साल 2022 में बीएमसी चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो है वो मुंबई का दौरा होगा। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान भी ओमिक्रॉन का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। अब तक राजस्थान के अंदर करीब 17 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सारे ही मामले जयपुर के हैं। जयपुर में सबसे पहले आदर्श नगर का एक परिवार ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ था। उससे साउथ अफ्रीका का परिवार शादी में मिला था और वहीं से ओमिक्रॉन का प्रसार बढ़ने लगा और ऐसे अब 17 मामले हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है चेक कर रही है और लगातार जो है लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं और उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। एक राहत की बात यह भी है कि जितने भी केस अब तक आए हैं वो सभी केस जो है नेगेटिव हो चुके हैं। जयपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम या राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, लगातार मरीजों की देखरेख कर रही है और इसी का नतीजा जो है जितने भी लोग हैं वो अभी नेगेटिव हो चुके हैं। तो वाकई ओमिक्रॉन के मामले जो है वो बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह भी है कि सभी जो है नेगेटिव आ रहे हैं। और इसमें जिसने वैक्सीन लगवा रखी है, दोनों डोज जो सेकंड डोज लगा रखी है, उनको ओमिक्रॉन ज़्यादा असर उन पे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन के मामले तेज़ी से बढ़ना वाकई अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में ज़रूरत है लोग जागरूक रहे और अपनी जागरूकता को समझे, मास्क लगाए, दूरी को अपनाए और यही वो कारण है जिससे ओमिक्रॉन या कोरोना से बचा जा सकता है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आज सीटों को लेकर स्क्रीनिंग चल रही है। कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी लड़ेगा या उसकी क्या अभी तक की वहां पर पकड़ है, तमाम चीज़ों से बातचीत हो रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर बैठे हुए हैं, वो तमाम लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के बनना चाहते हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने आज अंदर अपना इंटरव्यू दिया, अपने बारे में बताया। रवीश चंद्र हैं हमारे साथ। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं पूर्वी विधानसभा लखनऊ से बिलोंग करता हूं और आज यहां पर हम लोगों का एक इंटरेक्शन था। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो उसी संबंध में हम लोग यहां पर आज पीसीसी में आए हुए हैं। अच्छा, क्या पूछा गया और किस तरह से प्लानिंग है भविष्य में? देखिए, जातीय समीकरण और जो सामान्य चर्चा होती है अपने बारे में, संगठन में आप कब से हैं और क्या क्या आप क्षेत्र में कर रहे हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, आपने क्यों उस क्षेत्र को चुना, यही सब जानकारी ली गई। अच्छा, कौन कौन लोग अंदर बैठे हुए हैं? अंदर हमारे पैनल में हुड्डा साहब हैं और माननीय रोहित चौधरी जी हैं। रोहित चौधरी जी। तो आपके जवाब से संतुष्ट हुए? अब देखिए, संतुष्ट हम लोगों से जो पूछा गया वो हम लोगों ने बता दिया, बाकी तो अब हम कुछ नहीं कह सकते इससे आगे। तो उम्मीद है टिकट मिलने की? अब जातीय समीकरण के हिसाब से जो हमने उनसे चर्चा हुई है, क्योंकि मैं पर्वतीय क्षेत्र को बिलोंग करता हूं और पूर्वी विधानसभा से मेरी दावेदारी है और एक चिकित्सक भी हूं, तो अपने व्यक्तिगत 25 साल से जो है उस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहा हूं और लगभग 45,000 पर्वतीय वहाँ पर निवास कर रहे हैं और 15 से 20,000 मेरे व्यक्तिगत अपने वोट हैं। बाकी ब्राह्मण उससे हूँ तो ब्राह्मण वोट भी जो है पूर्वी विधानसभा में अच्छा है। तो समीकरण के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर फाइनल होता है तो हम लोग अच्छा लड़ेंगे। की है हमारे साथ महिला है जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। आज आप यहाँ क्यों आई हैं?
चुनाव लड़ना चाहती हैं तो किस तरह लड़ेंगी, अंदर क्या हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली प्रियंका जी ने जो महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण किया है और जो 40% का उन्होंने महिलाओं को क्या कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ। और मैं लखीमपुर खीरी धौरारा से मैंने आवेदन किया है और उम्मीद यही है कि धौरारा की सीट बहुत अच्छे तरीके से आगे निकलेगी और हम लोग काम करें और प्रियंका जी की हम सिपाही हैं, जहाँ जैसा वो कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। तो ये तमाम वो महिलाएं भी हैं जो आज स्क्रीनिंग के लिए आई हुई हैं और इन्हें उम्मीद है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की थी कि 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिए जाएंगे, तो लिहाजा महिलाएं भी काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है वो आज चल रही है। करीब 70 प्रत्याशियों का आज चयन होगा। सभी प्रत्याशी यहाँ से अपने अपने जिलों से आए हुए हैं और अपना इंटरव्यू यहाँ पर अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको वो दे रहे हैं। देखना ये होगा इनमें से कितने लोगों को टिकट मिलता है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। बीते रविवार को समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के चर्चित ब्राह्मण चेहरों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, क्या हो रहा है पूर्वांचल? देखिए, जो विपक्षी दल हैं वो समझ रहे हैं कि सबको जोड़ करके कुनबा बना करके वो सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से पूरे 5 वर्ष अपनी केंद्र की सरकार, अपनी प्रदेश की सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में रह करके काम किया है, पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देखेंगे परिणाम पिछली बार से भी बेहतर होगा, हम 325 से अधिक सीटें जीतेंगे। एक बात और समाजवादी पार्टी की तरफ से कल उछाली गई, वो कह रहे हैं कि सरकार बनी तो वो सवर्ण आयोग भी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने आप को ये मान कर बैठी है कि उनको एन के एन प्रकार सत्ता में आना है। मुझे लगता है कि उनका ये सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मिलती रही है, गुंडे, माफिया, लफंगे तत्व थानों पर कब्जा करके बैठते हैं, बहू बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में होती है, प्लाट, मकान, दुकान लोग कब्जा करते हैं, एक एक गाड़ी में 10-10, 15-15 बंदूकें भर करके माफिया डॉन घूमते हैं। आज माफिया डॉन प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कानून के राज के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। जिस ढंग से अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, कल जो घटना घटी ये अद्भुत थी, आश्चर्यजनक थी और पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाली थी। ये जो धारणा एक फैलाई जा रही है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, देखिए एकदम विवेक जी गलत बात है। ब्राह्मण समाज जानता है कि इन जो कुछ ठेकेदार लोग हैं जो अपराधी लोगों को साथ लेकर के सोचते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे, उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने कल कहा, जो प्रधानमंत्री जी का दौरा चल रहा है काशी में, कि 2-3 महीना और वहां रह ले, अंतिम समय में काशी में रहना अच्छा होता है। क्या लग रहा है इस बयान को, क्या किस तरह से? ये बहुत ही मतलब इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ, बहुत ही गलत बयान है, इसकी निंदा करता हूँ। और अखिलेश यादव जी को पूरे भारतीय समाज से, हिंदू समाज से, भारतवर्ष से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का अपमान किया है। उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आने वाले समय में प्रदेश की जनता इसका जवाब उन्हें देगी। ये भी अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम कोर इश्यूज पर इलेक्शन को लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ा। कौन सा कोर इशू है उनका? उनका कहना महंगाई, बेरोजगारी, इस विषय पर नहीं बात होती कि शॉपिंग मॉल पर कब्जा करना, प्लाट, मकान, दुकान पर कब्जा करना, गुंडाई करना। आप किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को देखेंगे तो इस तरीके के कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे। 2 बटन ऊपर वाली खुली होगी, मोटी सोने की चेन होगी, 4 ठे मोबाइल होगा, ऐसे ऐसे चलता नजर आएगा, वो सपा का कार्यकर्ता है। जो दूसरे को कुचल करके मार देना चाहता है वो सपा का कार्यकर्ता है। कैसी बात करते हैं आप? पूरी तरह से कानून का राज स्थापित करने के लिए आप देखेंगे भाजपा ही सत्ता में आने वाली है। धन्यवाद। तो ये ब्रजेश पाठक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पा रही है और अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसका जनता में कोई खास असर होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।